नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, या फिर राज्य चयन आयोग के JBT और भी आने वाले एग्जाम है, किसी के लिए भी तैयारी करें, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से भी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टचेज बाउंड्री विद पंजाब। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जो पंजाब के साथ सीमा जो है वो छूते हैं। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे जिले भी हैं जो पंजाब के साथ जो है बाउंड्री लगाते हैं। तो लगभग कितने ऐसे जिले हैं जो पंजाब के साथ बाउंड्री लगाते हैं? लगभग 5 जिले ऐसे हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। 5 जिले ऐसे हैं जो पंजाब के साथ जो है बाउंड्री लगाते हैं। अब ये 5 जिले जो हैं वो कौन कौन से, पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम मैप पर चलेंगे। 5 जिले सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, चंबा है। अब मैप पर देखते हैं कि कहाँ पर पंजाब है और कहाँ पर हिमाचल है। देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। हिमाचल प्रदेश का ये मैप है, ये मैप रहा हिमाचल प्रदेश का। और हिमाचल प्रदेश के मैप में ये आता है आपका पंजाब यहाँ पर। अगर आप डायरेक्शंस में भी देखेंगे कि किस साइड को जो है वो पंजाब आता है, तो इस तरह से ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कर कर जो है वो साउथ वेस्ट में इस तरह को जो है वो पंजाब आता है, या फिर आप वेस्ट में भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो पंजाब आता है। अब यहाँ पर कौन कौन से जिले जो है वो लगते हैं वो हिमाचल के मैप से पता चलेगा। तो ये हिमाचल के मैप में अगर आप हिमाचल प्रदेश को देखते हैं तो यहाँ पर जो भी बाउंड्रियाँ इस साइड लग रही हैं वो सारी पंजाब के साथ जो है वो लगती हैं। चाहे वो चंबा हो गया, दूसरे नंबर पर कांगड़ा, तीसरे नंबर पर ऊना, चौथे नंबर पर बिलासपुर, 5वें नंबर पर सोलन। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो पंजाब के साथ, यहाँ पर पंजाब जो है वो बनता है, यहाँ पर पंजाब के साथ जो है बाउंड्री लगाते हैं। अब पंजाब के साथ 5 जिले बाउंड्री लगाते हैं। हिमाचल किन किन स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो यहाँ पर मैप में ही देखेंगे, हिमाचल प्रदेश जो है वो यहाँ पर ईस्ट की तरफ जो है वो चाइना के साथ बाउंड्री लगाता है, और चाइना के साथ जो है वो किन्नौर और तिब्बत की बाउंड्री जो है वो लगती है। यहाँ पर देखेंगे अगर आप ईस्ट साउथ की और यहाँ पर नीचे, यहाँ पर उत्तराखंड की बाउंड्री जो है वो लगती है, और उत्तराखंड के साथ किन्नौर, शिमला, सोलन जो है वो बाउंड्री लगाता है। यहाँ पर हरियाणा आ गया, हरियाणा के साथ जो है वो सोलन और सिरमौर की बाउंड्री लगती है। फिर पंजाब आ गया, ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो जम्मू कश्मीर है वो जो है वो कहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है? जम्मू कश्मीर के साथ जो है चंबा कांगड़ा जो है बाउंड्री लगाते हैं। तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जानकारी हमेशा ही आपके पास होनी चाहिए। मैप के थ्रू भी आपको थोड़ा सा यहाँ से पता चला कि क्या क्या जो है वो हमारे पास डाटा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर अरेंज्ड इन करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बाय पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011 इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में सही रूप से जो है किन डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो यहाँ पर अरेंज किया गया है। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की जो है वो बात करते हैं, देखो डेंसिटी का बेसिक सा फंडा एक ये रहता है कि हिमाचल की जो डेंसिटी है वो पूरे हिमाचल की 123 पॉपुलेशन डेंसिटी है। सबसे अधिक डेंसिटी हमने कभी भी पढ़ी है तो वो हमने पढ़ी है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। हमीरपुर की 407 पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो आती है। हमीरपुर के बाद जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ा है डेंसिटी वाइज, जो यहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी है, वो हमने ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है वो पढ़ रखा है। ऊना की 338 जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है। ऊना के बाद जो तीसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट पढ़ रखा है वो बिलासपुर जो है वो पढ़ रखा है। बिलासपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 327 है। और बिलासपुर के बाद जो चौथे नंबर का डिस्ट्रिक्ट है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। सोलन डिस्ट्रिक्ट, सोलन की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 300 जो है वो आती है। और सोलन के बाद जो डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ रखा है कि जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? कांगड़ा, यहाँ पर लिखते रहना आप भी साथ में, 263 कांगड़ा की पॉपुलेशन डेंसिटी है। कांगड़ा के बाद मंडी की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट है। मंडी की जो है वो 253 पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो आती है। मंडी के बाद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की आती है। सिरमौर की जो है वो 188 पॉपुलेशन डेंसिटी है। सिरमौर के बाद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो शिमला की जो है वो आती है। शिमला की पॉपुलेशन डेंसिटी 159 जो है वो आती है। शिमला के बाद चंबा की पॉपुलेशन डेंसिटी 80 है। चंबा के अलावा जो है वो कुल्लू की पॉपुलेशन डेंसिटी भी जो है वो 80 ही है। कुल्लू के बाद जो है वो किन्नौर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। किन्नौर की पॉपुलेशन डेंसिटी 13 आती है। और उसके बाद लाहौल स्पीति आता है। लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 2 आती है।
लाहौल स्पीति की डेंसिटी 2 है। तो इस तरह से अरेंज होगा। अब यहाँ पर देखो हमीरपुर, हमीरपुर के बाद कांगड़ा, कांगड़ा के बाद बिलासपुर, ये बिल्कुल भी सही तरीके से अरेंज नहीं किया गया है। ऑप्शन बी मंडी, मंडी के बाद शिमला, मंडी के बाद शिमला और शिमला के बाद सिरमौर, नहीं मंडी के बाद सिरमौर, सिरमौर के बाद शिमला, ये भी अरेंज सही तरीके से नहीं किया गया है। कांगड़ा, कांगड़ा के बाद बिलासपुर, नहीं बिलासपुर तो पहले आ गया था, तो ये भी अरेंज नहीं किया गया है। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है ऊना, ऊना के बाद बिलासपुर और बिलासपुर के बाद सोलन। ये देखिए टॉप के जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर के डिस्ट्रिक्ट हैं वो सही अरेंज किए गए हैं। ऊना की पॉपुलेशन डेंसिटी 338, बिलासपुर की जो है वो 327, सोलन की जो है वो 300। तो ये सही रूप से अरेंज किया गया है। एक तो आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पता चल गई, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पता चल गई, और 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने लिखकर आपको बता दी, आप नोट भी कर सकते हैं यहाँ से। और ये प्रॉपर अरेंज्ड डाटा है, 2011 का ऑफिशियल डाटा ही मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलते हैं हु वाज गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश व्हेन फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी, तो पहले राज्यपाल कौन थे। पहले तो पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कब बनी थी। लास्ट 2-3 एडिशन से ये क्वेश्चन लगातार ही डिस्कस हो रहा है। पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट 1977 में जो था वो बनी थी हिमाचल प्रदेश में, शांता कुमार मुख्यमंत्री जो था वो उस टाइम बने थे। अब उस दिन तो हमने पढ़ा था कि ये सरकार कब बनी थी, तो 24 जून 1977 को जो था ये सरकार बनी थी, 24 जून 1977 को। परंतु शांता कुमार मुख्यमंत्री थे, इनको गोपनीयता या इनके पद की शपथ किसके द्वारा दिलवाई गई थी, उस टाइम के गवर्नर जिनका नाम अमीनुद्दीन अहमद खान था। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब देखो यहाँ पर भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो था वो रहा था। आपातकाल लगाया गया, उसके चलते जो था वो 22 अप्रैल 1977 को कुछ और भी कारण थे, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो है त्याग पत्र जो है वो दे देते हैं। उसके बाद जो है ठाकुर रामलाल को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब कांग्रेस पार्टी के ठाकुर रामलाल जो है मुख्यमंत्री बनते हैं। कांग्रेस के नेताओं को खुश करने के लिए उस टाइम 15 मंत्री बना दिए गए 1977 में, और 2 संसदीय सचिव जिनको CPS कहते हैं वो बना दिए गए। अब देखो ये लोग बना दिए गए, परंतु उस टाइम जो है वो कांग्रेस के विरुद्ध जो है वो कहीं ना कहीं पर लोग इकट्ठा हो रहे थे। बहुत सारे कांग्रेस के नेता जो था वो पार्टी छोड़कर जो था वो जनता पार्टी में जा चुके थे। अब इसी तरह से जो है वो पूरे देश भर में जो है देखने को मिलता है कि कांग्रेस के विरुद्ध एक लहर जो है वो बन जाती है, लहर बनती है, और परिणाम स्वरूप होता क्या है, परिणाम स्वरूप जो है कांग्रेस जो है वो पूरे देश से ही सफाया हो जाता है कांग्रेस का, कांग्रेस वहाँ से ख़त्म हो जाती है, और जो जनता पार्टी थी उस टाइम, जनता पार्टी जो है वो अस्तित्व में जो है वो आती है। कांग्रेस के कुछ एक विधायक ही जो है वो उस टाइम जीते, और 24 जून 1977 को शांता कुमार जी को जो है वो मुख्यमंत्री बनने का जो है वो अवसर मिला। 1977 में जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो अमीनुद्दीन अहमद खान के द्वारा इनको शपथ दिलवाई गई, परंतु इनका भी जो है वो जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं ये 1977 में, तो इनका जो कार्यकाल था वो भी बहुत टफ रहा, क्योंकि जनता पार्टी में भी जो है वो भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा जो था वो चल पड़ा। बहुत सारे नेता शांता कुमार के विरुद्ध ही जा रहे थे, कई बार सरकारें टूटने की नौबत जो है वो बीच में आन पड़ती थी, और सत्ता की भूख सबको थी उस टाइम। सब में जो था वो ये था कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं लीड करूं, मैं ऐसा करूं वैसे करूं, उस टाइम ये सिनेरियो जो था वो चला हुआ था। अब ऐसे ही चलते चलते कुछ एक महीने बीतते गए, लगभग 30 महीने तो बीत ही गए थे, ठीक है, 30 महीने बीत गए थे, और 1980 में होते हैं फिर से लोकसभा के चुनाव। लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें इंदिरा गांधी को भारी बहुमत मिलता है। हिमाचल में भी जो 4 सीटें थी वो भी हिमाचल में जो है वो 4 सीटें कांग्रेस जीत जाती है, और जो उस टाइम इमरजेंसी के दौरान प्रेस के ऊपर रोक लगाई गई थी, नसबंदी की गई थी, जबरन नसबंदी की गई थी, वो सब चीज़ें लोग भूल जाते हैं, इमरजेंसी को भी भूल जाते हैं, और इंदिरा गांधी को फिर से बहुमत जो है वो मिल जाता है। और यही प्रभाव हमें हिमाचल में भी देखने को मिला। हिमाचल में 9 सदस्यों वाली कांग्रेस की पार्टी हुआ करती थी, परंतु 9 सदस्यों वाली कांग्रेस ने जो था वो जनता पार्टी की सरकार को जो था वो गिरा दिया, और फिर से जो है वो कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनाई गई। और जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनाई गई तो ठाकुर रामलाल जो था वो कांग्रेस के नेता बने, मुख्यमंत्री बनकर ये सामने आते हैं। तो ये सारा सिनेरियो उस टाइम रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं नियर विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बाबा भालकू म्यूजियम सिचुएटेड। तो बोलते हैं कि किस शहर के पास जो है ये बाबा भालकू संग्रहालय जो है वो स्थित है। बाबा भालकू संग्रहालय जो है, बाबा भालकू कौन थे? बाबा भालकू वही थे जिन्होंने जो है वो अंग्रेज़ों को रास्ता दिखाया था कि भाई ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन बन रही है, जैसे तुम काम कर रहे हो वैसे ये पूरी होने वाली नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक छड़ी लेकर अंग्रेज़ों को अच्छी तरह से रास्ता दिखाया था, और वहाँ से ही ट्रैक जो था वो निकला था। और के लिए इनको सम्मानित करते हुए एक संग्रहालय भी बनाया गया। ये संग्रहालय जो था वो शिमला में बनाया गया। शिमला में जो रेलवे स्टेशन है उसके समीप, ओल्ड बस स्टैंड के समीप जो था ये संग्रहालय जो था वो बनाया गया। अब बात करते हैं बाबा भालकू राम जी की और भी।
कई बार ना क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बाबा भालकूराम कौन से जिले से संबंध रखते हैं। संबंध ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन से जो था वो रखते थे। डिस्ट्रिक्ट सोलन में भी जो है वो चैल के समीप को जहाँ भी ले जाता है जहाँ से ये संबंध जो था वो रखते थे। अब इनका जो कार्यकाल रहा वो किस तरह से रहा, देखो बाबा भालकूराम पहले तो एक पियून के रूप में जो है वो काम करते हैं लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान। उसके बाद ये इस कनेक्टिविटी के साथ जो कालका शिमला रेलवे लाइन निकल रही थी उसमें जो है आकर जुड़ते हैं और अंग्रेज़ों को मार्गदर्शन जो है वो अंग्रेज़ों का यहाँ पर करते हैं। और इसी के साथ जो है वो कालका शिमला रेलवे लाइन का कार्य जो है वो पूरा हो सका और 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो था वो इसको इनाग्रेट किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने इसको 1903 में इनाग्रेट कर दिया और अब ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल हुई है। यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इसको 2008 में जो था वो शामिल किया गया था। तो ये सब आपने बाबा भालकूराम जी के बारे में ध्यान रखना था। ठीक है, इनका म्यूजियम हो गया, इनका बर्थ हो गया। ठीक है, इनका जो कालका शिमला रेलवे लाइन है वो कब इनाग्रेट हुआ और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए अब ये आपको समझना है कि आप कितने सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, दिल को तसल्ली दी जा रही है या फिर सीरियस होकर जो है वो एफर्ट्स किए जा रहे हैं और कितनी सक्सेस रेट आप चाहते हैं कि आपको कितनी जल्दी जो है वो सक्सेस मिले। एक तो PGT का पेपर आपने देख लिया। ठीक है, PGT के पेपर में बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगा कि यार कुछ तो कमी रही होगी। अब कमियों को दूर करना है और खुद में इंप्रूवमेंट करनी है तो ये टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्प आपकी करने वाली है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट सीरीज में स्लॉट 1 और स्लॉट 2 ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। स्लॉट 3 में अभी आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ और स्लॉट 3 का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। यहाँ से टाइमली जो है वो एनरोल कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट बिल्ट इन पैगोडा स्टाइल। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा मंदिर पैगोडा स्टाइल में जो है वो नहीं बना हुआ है। अगर हम पैगोडा स्टाइल के टेम्पल्स की बात करते हैं हिमाचल में तो हिमाचल में जो माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है वो कहाँ पर है, वो नगर में स्थित है, वो पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है। आदि ब्रह्मा टेम्पल कोखान कुल्लू में है, ये भी पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में ही बना हुआ है। प्राश्य टेम्पल मंडी में है, ये भी पैगोडा स्टाइल में ही जो है वो बना हुआ है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पैगोडा स्टाइल के टेम्पल है। परंतु ये शक्ति देवी टेम्पल जो है वो पैगोडा स्टाइल में नहीं बना हुआ है। ये शक्ति देवी टेम्पल कहाँ पर है और कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। शक्ति देवी टेम्पल डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, डिस्ट्रिक्ट चंबा के छतराड़ी में ये स्थित है और ये मंदिर जो है वो पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। कौन से स्टाइल में? पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल है मंदिरों का जिसमें ये बना हुआ है। इसको बनाया किसके द्वारा गया था, तो इसके मेन आर्किटेक्ट थे वो थे गुग्गा और बनवाने वाले राजा कौन थे, वो थे राजा मेरुवर्मन जिनके द्वारा चंबा की स्थापना भी जो था वो की गई थी। ठीक है जी, यहाँ पर एक ब्रास की आइडल इनकी मूर्ति लगाई गई है जो कि काश्मीरी स्टाइल में आपको देखने को जो है वो मिलेगी। वैसे ही चंबा में जो अन्य मंदिर आते हैं जैसे कि लक्षणा देवी मंदिर हो गया वो भी पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में ही बना हुआ है। मेरुवर्मन के द्वारा ही बनवाया गया था, गुग्गा के द्वारा ही इसको डिज़ाइन किया गया था और महिषासुर मर्दानी दुर्गा माता का रूप है, इनको जो है ये समर्पित है। मणिमहेश टेम्पल यहाँ पर आता है, नगाड़ा स्टाइल में बना हुआ है, मेरुवर्मन के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर भी देखने को मिलेगा जो कि 6 मंदिरों का समूह है लक्ष्मी नारायण मंदिर और राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था ये मंदिर बनवाया गया था। यहाँ पर हरि राय टेम्पल देखने को भी मिलता है, ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है बनवाया गया है, चंबा में स्थित है और लॉर्ड विष्णु को जो है ये डेडिकेटेड है। तो ये हमारे पास जो है वो मंदिर आते हैं। ये मंदिर हैं हिमाचल के मुख्य मंदिर जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा के हैं। पैगोडा स्टाइल के मंदिरों की मैं बात करूँ तो पैगोडा स्टाइल में मुख्य रूप से ये एक तो हमारे पास त्रिपुरा सुंदरी मंदिर नगर का हो गया, आदि ब्रह्मा टेम्पल कोखान का हो गया, इसके अलावा हडिम्बा माता का मंदिर हो गया मनाली का और त्रियुंग नारायण मंदिर हो गया कुल्लू के दयार में ये आता है और सुंगरा महेश्वर टेम्पल हो गया ये किन्नौर में जो है वो आता है। ये सारे मंदिर पैगोडा स्टाइल में जो है वो बने हुए हैं। पैगोडा स्टाइल के मंदिर, पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल के मंदिर, डिस्ट्रिक्ट चंबा के मंदिर, ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं हु बिल्ट द जातक फोर्ट ऑफ नाहन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के अंत में ये जातक फोर्ट किसके द्वारा बनवाया गया था। तो इसके ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन हमने देखा है कि जो गोरखा का टाइम था उसके ऊपर जो फोर्ट्स थे वहाँ पर भी क्वेश्चन हमारे पास बनते ही बनते हैं। तो ये जातक फोर्ट 18वीं शताब्दी का फोर्ट है और इसको बनवाया किसके द्वारा गया था, तो इसको जो था वो रणजौर सिंह के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रणजौर सिंह ने 18वीं शताब्दी के अंत में ये नाहन में जातक फोर्ट जो था वो बनवाया था।
ये जो रणजौर सिंह हुआ करता था ये कौन था? रणजौर सिंह जो था वो अमर सिंह थापा का पुत्र हुआ करता था। अमर सिंह थापा का पुत्र था ये रणजौर सिंह। इसने नाहन में जातक किला भी बनवाया था और बाद में चलकर यहीं पर इसने अंग्रेजी सेना को मात भी दी थी। बहुत नुकसान अंग्रेजी सेना को जो था वो इसने यहाँ पर जाकर पहुंचाया था। एक मल्लौन का किला भी आता है। मल्लौन के किले के बारे में भी क्वेश्चन पूछ जाता है। अब पूछते हैं कि मल्लौन के किले में किस गोरखा लीडर की जो था वो मृत्यु हुई थी? तो भक्ति थापा हुआ करता था। भक्ति थापा की मृत्यु जो था वो इस मल्लौन के किले में हुई थी और यहाँ से गोरखाओं को बहुत ही बड़ा झटका लगा था क्योंकि ये इनका बड़ा ही बहादुर लीडर हुआ करता था। और जब भक्ति थापा की मृत्यु हो गई तब गोरखाओं को जो है वो पीछे भी हटना पड़ा। इनको संगौली की संधि के ऊपर हस्ताक्षर करने पड़े। परिणाम स्वरूप इनको वापिस जो था वो नेपाल जाना पड़ा था। ये हुआ था। वैसे गोरखा आए कैसे थे? तो गोरखाओं को बुलाया गया था बिलासपुर के राजा के द्वारा। बिलासपुर के राजा ने गोरखाओं को आमंत्रित क्यों किया था? ताकि वो संसार चंद को हरा सके। संसार चंद ने बहुत ही ज़्यादा आतंक जो था वो मचा कर रखा था। वो बिलासपुर को बहुत तंग करता था, बाकी भी पहाड़ी रियासतों को तंग करता था। तो बिलासपुर के राजा हुआ करते थे उस टाइम अमर सिंह। अमर सिंह ने बाकी एक राजाओं के साथ मिलकर जो है वो गोरखाओं को आमंत्रित किया कि भाई तुम आओ, संसार चंद के ऊपर हम अटैक करेंगे और हम आपकी सहायता भी जो है वो यहाँ पर करेंगे। वो गोरखा जो है वो पहुँचते हैं और इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो था ये हराते थे, इतनी ज़बरदस्त तरीके से मार करते थे कि ये देखते नहीं थे कि इंसान को काट रहे हैं कि जानवरों को काट रहे हैं। भारी तरीके से इन्होंने जो था वो नुकसान पहुंचाया संसार चंद की सेना को। परिणाम स्वरूप संसार चंद को भागना पड़ा। ये महल मोरिया में युद्ध हुआ था। महल मोरिया प्रेजेंट टाइम में हमीरपुर में आता है। महल मोरिया से भागकर जो था वो संसार चंद को अपने किले में जाकर सेना लड़नी पड़ी थी। काफ़ी टाइम तक वो किले में जो था वो खुद को बंद कर रखता है, परंतु जब किले में भी राशन खत्म लग जाता है होने, वहाँ पर सोर्सेज कम हो जाते हैं, तो वो क्या करता है अपने भाई को भेजता है और महाराजा रणजीत सिंह के पास भेजता है। महाराजा रणजीत सिंह फिर एक संधि करते हैं जिसको ज्वालामुखी की संधि बोला जाता है। 1809 में ये ज्वालामुखी की संधि जो था वो हुई थी। संधि के बाद जो था वो क्या हुआ था, संसार चंद को अपना किला भी छोड़ना पड़ा था, महाराजा रणजीत सिंह को देना पड़ा था और भी कुछ चीज़ें जो था महाराजा रणजीत सिंह को जो था वो देनी पड़ी थी। तो उसके बाद जो था वो गोरखा पीछे हट जाते हैं। गोरखाओं को पीछे खदेड़ दिया गया सतलुज नदी के उस पार और गोरखा फिर बाकी रियासतों के ऊपर जो है वो कंट्रोल करते हैं। फिर उनका सामना अंग्रेज़ों के साथ आकर होता है। फिर अंग्रेज़ों के साथ उनको संगौली की संधि करनी पड़ती है और वापस अपने स्थान पर जो है वो जाना पड़ता है। तो ये सारा जो है वो सिनेरियो यहाँ से हुआ था। भक्ति थापा, रणजौर सिंह, अमर सिंह थापा, ये सब आपने देख लिया। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश ओपन बिस्प कॉटन स्कूल इन शिमला। BCS स्कूल की बात की जा रही है। BCS स्कूल की ये BCS स्कूल जो है वो शिमला में है। अब बोलते हैं सिर्फ BCS स्कूल को जो है वो भगवान को धन्यवाद देने के लिए जो था बनाया गया था और शिमला में ये BCS स्कूल जो था वो कब खोला गया था। देखिए शिमला में है ये BCS स्कूल और काफ़ी फेमस स्कूल है। ये BCS बिस्व कॉटन स्कूल जो था वो खोला गया था 1859 में। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा 1859 में जो है वो बिस्व कॉटन स्कूल जो था वो खोला गया था। और भी कुछ पॉइंट जानते हैं परंतु हम एक स्कूल के बारे में जान लेते हैं। और एक सनावर में भी, सनावर सोलन में पड़ता है, यहाँ पर भी एक स्कूल आता है लॉरेंस स्कूल। लॉरेंस स्कूल सनावर में आता है और ये लॉरेंस स्कूल जो था वो कब बनाया गया था? 1847 में सर हेनरी लॉरेंस और उनकी पत्नी के द्वारा जो था ये स्कूल जो था वो बनाया गया था। और एशिया के सबसे पुराने स्कूलों में ये सनावर स्कूल जो है वो आता है। एशिया के सबसे पुराने स्कूलों में ये सनावर स्कूल जो है वो आता है। अब हम बात करते हैं फिर से बिस्व कॉटन स्कूल की। ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल में से जो है वो एक है और 2009 में इस स्कूल को बने हुए 150 साल जो था वो हो गए थे। अब अगर हम बात करते हैं बिस्व कॉटन स्कूल से, तो यहाँ से जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो पास आउट हुई हैं। जैसे कि कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो यहाँ से पास आउट होकर जो है वो निकली है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो मिनिस्टर हैं विक्रमादित्य सिंह, एक वो यहाँ से पास हुए हैं। विक्रमादित्य सिंह के अलावा रोहित ठाकुर भी मिनिस्टर हैं, ये भी यहीं से जो है पास आउट हैं। और इनके अलावा जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहे, वो भी यहीं से पास आउट हैं। रतन टाटा भी इस स्कूल से जो है वो पढ़े हुए हैं और बिजनेस टाइकून थे रतन टाटा और ये भी स्कूल से जो है पास आउट हैं। रस्किन बॉन्ड का नाम आपने सुना होगा, रस्किन बॉन्ड भी इसी स्कूल से जो है पास आउट हैं। ललित मोदी ये भी जो है वो इस स्कूल से ही पास आउट हैं। हरीश जनार्दा ये भी जो है वो MLA हैं हिमाचल से, तो ये भी स्कूल से जो है पास आउट हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो यहाँ से पास आउट हैं, परंतु फेमस वन आपने यहाँ से जो है वो जान ही ली। आगे बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए। बोलते हैं द छनक
छनक छम डांस इज परफॉर्म्ड बाय लामाज इन लाहौल स्पीति, की छनक छम डांस लाहौल स्पीति में लामाज के द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है। दूसरे में बोलते हैं छनक छम डांस इज परफॉर्म्ड एवरी 3 ईयर, की क्या ये प्रत्येक 3 वर्षों में जो है मनाया जाता है। अगर देखिए छनक छम डांस की बात करते हैं तो ये लामाज के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है और ये लाहौल स्पीति में ही परफॉर्म किया जाता है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरी स्टेटमेंट की छनक छम डांस जो है वो एवरी 3 ईयर में परफॉर्म होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, परंतु हम डिटेल से थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। छनक छम डांस जो है वो एक सेरेमोनियल डांस है जो कि लामाज के द्वारा लाहौल स्पीति में जो है परफॉर्म किया जाता है। एक चक्कर फेस्टिवल होता है, चक्कर फेस्टिवल, जिसके दौरान जो है उसको परफॉर्म जो है वो किया जाता है। ये बोलते हैं इसमें छम डांस जो होता है वो मास्कड और कॉस्ट्यूम डांस होता है, मास्क और कॉस्ट्यूम इसकी अलग होती है, जिसमें जो है वो ये डांस किया जाता है। और डांस जो है वो एवरी 3 ईयर में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। भगवान बुद्ध को जो है ये जो है वो श्रद्धांजलि के रूप में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो छनक छम डांस के बारे में ध्यान रखना, लाहौल स्पीति का, लाहौल स्पीति में लदराचा डांस परफॉर्म होता है, सान साबो डांस यहाँ पर परफॉर्म होता है लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में लोसर डांस परफॉर्म होता है, लोसर तो किन्नौर में भी साथ साथ में परफॉर्म होता है। तो यही डांस इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोलते हैं इन 1963 हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल कन्वर्टेड इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली, कि 1963 में हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल को जो है वो हिमाचल प्रदेश जो प्रादेशिक परिषद थी उसको विधानसभा में जो था परिवर्तित कर दिया गया था। और दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं ऑन 18 नवंबर 1970 द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट वॉज पास्ड, कि 18 नवंबर 1970 को जो था वो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट जो था वो पास कर दिया गया था। अगर देखिए हम हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो टेरिटोरियल काउंसिल जो हिमाचल प्रदेश में बनी थी वो 1957 में जो था वो बनाई गई थी। 1957 में ये ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई थी और इसी टेरिटोरियल काउंसिल को जो था वो 1963 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि ये टेरिटोरियल काउंसिल बनी कब और उसको कन्वर्ट कब किया गया। दूसरे में बोलते हैं कि ऑन 18 नवंबर 1970 स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट वॉज पास्ड। देखिए 18 नवंबर को ये एक्ट पास नहीं हुआ था, ये जो था वो 18 दिसंबर को जो था वो पास हुआ था। 18 दिसंबर 1970 को स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, तो ये दूसरी स्टेटमेंट गलत है। और स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट जो पास हुआ था यहीं से रास्ता बना था कि हिमाचल प्रदेश को फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दिया जाए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी, परिणाम स्वरूप जनवरी 1971 को जो था वो हिमाचल प्रदेश को फुल फ्लेज्ड स्टेट पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज द सेकंड वन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर 18 नवंबर नहीं 18 दिसंबर जो है वो होगा। 18 दिसंबर 1970 को ये हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट जो था वो पारित हुआ था पार्लियामेंट से और इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यही लिखा गया है। परिणाम स्वरूप 25 जनवरी 1971 को जो है वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जो था वो अनाउंस कर दिया गया कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो एक पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दे दिया जाता है और ये भारत का 18 नंबर का स्टेट जो था वो बना था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले बोलते हैं महाकाली लेक इज सिचुएटेड इन कुल्लू, की महाकाली लेक कुल्लू में है। बोलते हैं जो मुल्किला ग्लेशियर है वो भागा वैली में जो है वो आता है दूसरी स्टेटमेंट में। तीसरी में बोलते हैं पीर पंजाल माउंटेन रेंज सेपरेट किन्नौर फ्रॉम स्पीति, की ये किन्नौर को स्पीति से अलग करती है। और मुल्किला पीक इज लोकेटेड इन लाहौल स्पीति, और मुल्किला पीक जो है वो बोलते हैं लाहौल स्पीति में स्थित है। हम पहली स्टेटमेंट से ही एनालाइज करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि ये महाकाली ग्लेशियर जो है वो महाकाली झील जो है वो कुल्लू में है। महाकाली झील कुल्लू में नहीं आती, ये चंबा में जो है वो आती है। कहाँ पर आती है? चंबा में जो है ये महाकाली झील जो है वो आती है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई। आगे बोलते हैं मुल्किला ग्लेशियर जो है वो भागा वैली में जो है वो स्थित है। देखिए मुल्किला ग्लेशियर की जब बात हो रही है तो हमारे पास दो वैलीज आती हैं, एक चंद्रा वैली आती है, एक भागा वैली जो है वो आती है और ये मुल्किला ग्लेशियर जो है वो भागा वैली में ही आता है। ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर बताई गई है। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही है। ये मुल्किला ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर आता है? ये भागा वैली में ही जो है वो ग्लेशियर आता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं यहाँ पर पीर पंजाल माउंटेन रेंज सेपरेट किन्नौर फ्रॉम स्पीति, की पीर पंजाल रेंज जो है वो किन्नौर को स्पीति से अलग करती है। देखिए पीर पंजाल रेंज मुख्य रूप से चंबा में आती है, तो किन्नौर स्पीति के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। झांसकर रेंज आती है, झांसकर रेंज आती है जो कि किन्नौर को स्पीति से अलग करती है। तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है। अब यहाँ पर मुल्किला पीक की बात की गई है। मुल्किला पीक क्या लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है? तो देखिए मुल्किला पीक की अगर हम बात कर रहे हैं, हमने भी मुल्किला ग्लेशियर जाना, ये जो मुल्किला पीक है ये कहाँ पर आती है? ये मुल्किला पीक लाहौल स्पीति में ही आती है। बिल्कुल सही बात यहाँ पर जो है ये बोली गई है। चौथी
स्टेटमेंट भी सही है, तो ओनली 4 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो महाकाली झील है चंबा में है, मुलकिला ग्लेशियर भागा वैली में है, झांसकर रेंज सेपरेट करती है किन्नौर को स्पीति से, और ये जो मुलकिला पीक है ये भी लाहौल स्पीति में ही जो है वो आती है। तो इस तरह से स्टेटमेंट्स हमारे पास सही हुई। और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना क्वेश्चन, ये इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको बाकायदा मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाएंगे, और आज शाम को नहीं, कल मॉर्निंग दोपहर तक जो है ये पीडीएफ अपलोड वहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हम वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ये हम घाटी हिमाचल के किस जिले में जो है वो स्थित है। हम वैली देखो हिमाचल प्रदेश में आती है, कौन से जिले में आती है ये आप कमेंट कर कर जो है वो बताएंगे कि हम वैली हिमाचल के किस जिले में आती है। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग विद वेरी पेशेंस।